अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे। व्याकरण का मतलब क्या होता है? व्याकरण यानी ग्रामर। हम लोग कोई भी भाषा पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं, ग्रामर सीखते हैं। बिना व्याकरण के हम कोई भी भाषा नहीं सीख सकते, तो व्याकरण का ज्ञान हमको होना अनिवार्य है। तो हम सबसे पहले व्याकरण सीखने के लिए सबसे पहले हम वर्णमाला की पहचान करेंगे। वर्णमाला हमने पढ़ी है वर्णमाला, तो सबसे पहले इस वर्णमाला क्या होती, क्या कहते हैं, उसके बारे में आपको बता रही हूँ। भाषा विचारों को व्यक्त करने, सुनने, समझने का साधन है। हम अपने विचारों को संकेत, मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करते हैं। हम जो बोले, जो लिखे, सुने, पढ़ने वाला वही समझे। इसलिए भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण सीखने के लिए सबसे पहले भाषा की वर्णमाला की जानकारी होनी चाहिए। हिंदी वर्णमाला में की लिपि देवनागरिक है। तो हमने वर्णमाला के बारे में देखा कि अगर हमें कोई भी भाषा सीखनी है तो सबसे पहले हमें उस भाषा की वर्णमाला को सीखना अनिवार्य है। देवनागरी भाषा की लिपि क्या है? आपने पहली बार ये शब्द सुना होगा, देवनागरी। देवनागरी लिपि का विकास देश की प्राचीन लिपि ब्रह्मी से, यानी बहुत प्राचीन लिपि है ये। देवनागरी लिपि को संविधान में राजलिपि का दर्जा मिला है। हिंदी के अतिरिक्त मराठी, नेपाली भाषाओं का लेखन भी देवनागरी लिपि से ही किया जाता है तथा संस्कृत का पूरा साहित्य देवनागरी लिपि में है। यह अधिकांशतः वर्णात्मक लिपि है, यानी जो हम वर्णमाला में जो हम जिस तरीके से हिंदी, मराठी, नेपाली ये सारी भाषाओं को लिखते हैं वो देवनागरी लिपि है। अब वर्ण क्या होता है? हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाला सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी ध्वनि, प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण है। वर्ण की लिखावट सुंदर और कलात्मक है। इसमें प्रत्येक वर्णों का उच्चारण होता है। वर्ण मुख यानी कि साइलेंट होते हैं, यानी कि जो वर्ण होते हैं, अक्षर जो होते हैं, वो सबसे छोटी ध्वनि होती है, उसको वर्ण कहा जाता है। अभी हम आगे देखेंगे पूरी वर्णमाला, यानी कि वर्णों की जो पूरी माला है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से बताया गया कि ध्वनि जो होती है वो वर्णमाला होती है। अब उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णमाला के दो भेद किए गए हैं। उच्चारण यानी बोलना और उसके प्रयोग। तो वर्णमाला के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। वर्तमान में भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा देवनागरी लिपि के एक रूपता के लिए मानक वर्णमाला सुनिश्चित की गई है, जो इस प्रकार है। यानी सबने मिलकर एक मानक वर्णमाला प्रयोग की बनाई है और उसको ही सब लोग प्रयोग करते हैं। तो उस वर्णमाला के ये भेद हैं। अभी आप लोगों ने ये सारे, अपने तो स्वर व्यंजन ही हमने पढ़ा है, लेकिन उस स्वर व्यंजन में जो हमारी पूरी वर्णमाला का जो चार्ट हम देखते हैं उसमें ये सारे स्वर व्यंजन दिए रहते हैं। तो इसके 7 भेद हैं। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उस वर्णों को स्वर कहते हैं, यानी कि उसमें किसी और दूसरे स्वर का या व्यंजन का प्रयोग नहीं होता, वो स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से उनका उच्चारण होता है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। स्वर, अब इनका उच्चारण कैसे हम पढ़ते हैं? स्वर आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, आओ। और जो स्वर होते हैं इनकी ही मात्राएं होती हैं, इनका प्रयोग हम व्यंजन में करते हैं। अब दूसरा जो भेद है इसका, अयोग वाह स्वर क्या है? अंग और आहा। इसके आगे हमने पढ़ा, ये क्या होते हैं? अंग और आहा ये आ के सहयोग से बने होते हैं, यानी कि ये बिना, ये जो नुक्ता है और जो 2 बूंदी दिख रही है, यानी अनुस्वर और विसर्ग, इनको हम ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते। इसके लिए हमको आ जो वर्ड है उसका प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए अयोग व स्वर ये कहलाते हैं। व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। यानी जिन भी अक्षरों को, वर्णों को स्वर की सहायता से प्रयोग किया जाता है। अब स्वर क्या थे? जो हम स्वतंत्र बोलते थे, लेकिन व्यंजन में हमें स्वर की सहायता से जो भी हम अक्षर बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। अब देखते हैं कि व्यंजन कौन कौन से व्यंजन है हमारे पास में। जैसे उदाहरण के तौर पर क व्यंजन है। का को बोलने के लिए का धन आ, तो वो का कहलाता है। और क प्लस धन बड़ा आ, का, तो ये क्या हुआ? ये व्यंजन है, यानी कि ये स्वर की सहायता से इनका उच्चारण होता है।
तब ये व्यंजन, जितने भी व्यंजन हैं हमारे, ये सारे के सारे स्वर के सहायता से होते हैं। अब व्यंजन देखो, क ख ग घ अंग, च छ ज झ अ, ट ठ ड ढ अन, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये व्यंजन है। अब आगे का देखेंगे हम इसके कि इन व्यंजन को भी किस किस वर्ग में रखा गया है, अलग अलग वर्ग में इसका प्रयोग किया गया है। इनका उच्चारण देखो, ये का वर्ग, यानी जो पहली लाइन है क ख ग घ अंग, ये का वर्ग कहलाता है। दूसरी लाइन च छ ज झ अ, ये चा वर्ग कहलाता है। फिर ट ठ ड ढ न, ये टा वर्ग। त थ द ध न, ये ता वर्ग कहलाता है। प फ ब भ म, ये पा वर्ग कहलाता है। अब ये व्यंजन में देखो, जो सबसे अंत में जो इंग्लिश में भी लिखा था, जैसे अंग, आ, न, म, ये जो है ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। अभी हम आगे की कक्षाओं में हम पंचमाक्षर, संयुक्ताक्षर पढ़ते हैं, लेकिन ये जो अक्षर होते हैं ये पंचमाक्षर, 5 वर्ड होते हैं जो अनुनासिक ध्वनि के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अनुनासिक ध्वनि यानी नुक्ता, ये भी हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, अनुस्वर और अनुनासिक। उसके बाद में चौथा भेद है उसका अंत्यस्थ व्यंजन, या, र, ल, व, और 5वां भेद है इसका ऊष्म व्यंजन, श, स, सा, ह। अब ये श, श, सा, इसमें देखो बहुत ही ध्यान देना पड़ता है उच्चारण के लिए। तो ये हमारे जो व्यंजन के भेद हैं, अंत्यस्थ और ऊष्म व्यंजन, जिसमें ये इस तरह से प्रयोग किया जाता है। छठा भेद है इसका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का अर्थ क्या होता है, जो 2 वर्ड आपस में मिलकर बनते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र, कैसे मिलकर बना है, श, क और श को मिलाया है तो छ बना, क्षत्रिय वाला छ। ता और रा को मिलाकर बनाया गया है तो त्रा। जा और या को मिलाकर बनाया गया है तो ज्ञा। श और रा को मिलाकर बनाया गया है तो श्रा। तो इस तरह से ये हमारे 4 संयुक्त अक्षर हैं जिनको हम अपनी वर्णमाला में पढ़ते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्रा। इनका उच्चारण भी हमको देखना और इनका प्रयोग। आगे के पाठों में हम संयुक्त व्यंजन का भी पूरा पाठ है, जो हम आगे की कक्षाओं में पूरा पाठ उसका पढ़ेंगे, जो व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा लिखने के लिए, वाक्यों को लिखने के लिए, शब्दों को बनाने के लिए हमें संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने संयुक्त व्यंजन भी देखा है, बहुत सारे इसके उदाहरण भी हैं संयुक्त व्यंजन के, और बहुत सारे शब्दों में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करके हम अच्छे और नए शब्द बनाते हैं। अब ये अतिरिक्त व्यंजन क्या है, ड और ढ, इनका भी प्रयोग होता है। इनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ड़ और ढ, ये एक्स्ट्रा व्यंजन है। तो ये है हमारी पूरी वर्णमाला। ये हमने वर्णमाला पढ़ी, हमने अलग अलग करके स्वर, व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये सारे हमने वर्णमाला पढ़े। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वर्णमाला समझ में आया होगा। धन्यवाद।